Hello everyone. Once again, I Dr. Brajesh Shukla welcome you all to my channel. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक हेल्प सीरीज शुरू की है। 2 वीडियोस में ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ उसके। पहला जो था जनरल क्वेश्चंस के बारे में है, परिचय वगैरह के बारे में, लिंक ऊपर दिया हुआ है, अगर नहीं देखा है देख लीजिए। दूसरा जो था वो था आपके एकेडमिक प्रोफाइल के बारे में, आपके एजुकेशन वगैरह के बारे में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगेन लिंक में शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। वैसे तो मैंने जितने भी वीडियोज़ इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेकर के बनाए हैं उनकी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। आप चाहें तो अपने सारे वीडियोज़ वहाँ से एक करके देख सकते हैं और अपनी इंटरव्यू को एक नई धार दे सकते हैं। खैर, तो आज जो उस सीरीज़ का इंटरव्यू हेल्प सीरीज़ का जो थर्ड वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ, ये है रिसर्च बैकग्राउंड से, शोध से। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है तो डेफिनेटली ये मान के चलिए कि रिसर्च को लेकर के प्रश्न उठेगा ही उठेगा। पिछले वीडियोस में कई मित्रों ने कमेंट किया था कि मेरा नेट नहीं है, मेरा पीएचडी नहीं है, प्लेन नेट है, सिंपल नेट है, मैं क्या कहूँगा। जिसका पीएचडी है उससे क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने सोचा कि क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए जहाँ पे पूरा रिसर्च रिलेटेड जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उनको कवर कर लिया जाए। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद रिसर्च से रिलेटेड आपका कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको सरप्राइज करेगा वहाँ पे। ठीक है, मैं आपको मदद करूँगा कि पहले आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो आज का हमारा वीडियो है इसमें किन किन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या क्या है। सबसे पहले चीज़ तो क्या किया, क्वेश्चंस जो बनेंगे आपके रिसर्च से रिलेटेड, 3 कैटेगरी हमारे पास होंगी। ठीक है, आप में से 3 तरह के लोग होंगे। पहला तो वो लोग हैं जो सिंपल नेट हैं, जिन्होंने अभी पीएचडी नहीं की है, शुरू भी नहीं की है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी वो कैटेगरी होगी जो पीएचडी कर रहे हैं, परसुइंग कैटेगरी में है, कंप्लीट नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में है और दे आर कंटिन्यू विद देयर पीएचडी। और तीसरी कैटेगरी हमारी उन मित्रों की है जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली है। तो अब इन तीनों में ही क्या प्रश्न बनेंगे और उनके क्या जवाब होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी तो उन मित्रों की है जिनको अभी अपनी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है और दे हैव नॉट स्टार्टेड देयर पीएचडी येट, केवल सिंपल नेट है, राइट। उनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहली चीज़ तो बिल्कुल तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि पीएचडी जो है इस एग्ज़ाम की आवश्यक योग्यता नहीं है। आयोग ने जब एडवर्टीजमेंट दिया था तो उन्होंने क्या मांगा था, उन्होंने नेट मांगा था और नेट आप हैं। ठीक है, और सिंपल नेट जैसा कुछ नहीं होता है। सिंपल क्या है, नेट एक अच्छा एग्ज़ाम है जो आपने क्वालिफाई किया है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोई समस्या की बात नहीं। आप नेट क्वालिफाइड, पीएचडी नहीं किया है, नो प्रॉब्लम। पीएचडी की आवश्यक योग्यता नहीं है। क्लियर। नंबर 2, ठीक है, कुछ लोग पीएचडी होंगे, आपको लगता होगा भाई वो लोग पीएचडी हैं तो हमारा तो नहीं है, नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पीएचडी के लिए इस इंटरव्यू में, आयोग के इंटरव्यू में, अन्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी है पीएचडी, लेकिन अभी आप जो इंटरव्यू जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें पीएचडी के लिए कोई सेपरेट वेटेज नहीं है। तो तकनीकी रूप से आप में और किसी पीएचडी कैंडिडेट में कोई डिफरेंस नहीं है। आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या मार्क्स मिलेंगे। सो बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई समस्या नहीं। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे मित्र होंगे जिन्होंने भी सोचा भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, आपने पीएचडी शुरू नहीं की है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बात वहाँ अवश्य होगी क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो पीएचडी तो मैंडेटरी है, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनेगा कि ठीक, कोई बात नहीं बेटा, आपने शुरू नहीं किया, नो प्रॉब्लम। ये बताइए कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपकी विशेषज्ञता का क्षेत्र क्या है। तो ऐसा ना हो कि अचानक आप सोच कंफ्यूज हो जाए कि मैं क्या बता दूँ। सोच के जाइए कि आप क्या बताने वाले हैं, आपके अपने सब्जेक्ट में कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छा लगता है। तो आप बता सकते हैं कि सर मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जो है, विशेषज्ञता का जो क्षेत्र है वो ये पर्टिकुलर क्षेत्र है, तो मैं आगे रिसर्च इसी में करूँगा। उसके आगे सवाल आपसे ये बन सकता है कि ठीक है बेटा, किस टॉपिक पे करेंगे, कुछ टॉपिक वगैरह सोचा है। ठीक है, आपका शोध जो होगा किस टॉपिक पे होगा, तो एक टॉपिक भी अपने दिमाग में अवश्य रख कर जाइए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में बात करता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में करेंगे, पॉलिटिकल थॉट में करेंगे, तो टॉपिक क्या होगा, जैसे भारत नेपाल संबंध,
कह सकते हैं। हिस्ट्री वाले क्या कर सकते हैं भाई, मॉडर्न मेडिवल एंशियंट में से क्या करना है भाई, कॉलोनियल हिस्ट्री पे करना है या इकोनॉमिक हिस्ट्री पे करना है। तो एक टॉपिक कहीं ना कहीं दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आपके होना चाहिए कि सर इकोनॉमिक हिस्ट्री में लेट्स से कि 1857 से लेकर के 1919 के बीच का पीरियड हम एक्सप्लोर करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में होना चाहिए। आपने नहीं किया समस्या नहीं है, लेकिन आप सोच भी नहीं रहे हैं उस दिशा में तो समस्या हो सकती है। तो एक बैक ऑफ द माइंड एक आइडिया लेके जाइएगा कि आपको करना है पीएचडी तो किस टॉपिक पे करना है। बाद में आप करें या ना करें वो इशू नहीं है, लेकिन जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे, पैनल आपसे पूछेगा, तो आपके पास उत्तर होना चाहिए। ओके, होप इट हेल्प्स। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे उन मित्रों की है जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं या कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए, मैंने दोनों को यहाँ एक साथ रखा है क्योंकि दोनों ही केसेस में ज़्यादातर जो प्रश्न बनेंगे वो एक जैसे ही बनेंगे, जिनकी कंप्लीट है और जो परस्यू कर रहे हैं, अभी कर ही रहे हैं। तो आपसे क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसके पहले, अगर आपने पीएचडी एनरोलमेंट आपके पास है, रजिस्ट्रेशन है या कंप्लीट कर रखी, किन किन चीज़ों पे आप पे ध्यान देना है। जिसने नहीं किया उसको कोई समस्या नहीं है, ठीक है, वो सिंपली बताता है कि मैं इस पर करूँगा। लेकिन चूंकि आप कर रहे हैं, आप 2 कदम उनसे आगे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इंटरव्यू के पहले, तैयारी क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपने कंप्लीट कर रखी है अपनी थीसिस, ठीक है, तो अपनी थीसिस लेकर जाइएगा। इफ़ यू हैव अ थीसिस, पीएचडी कंप्लीट वालों के लिए, तो अपनी थीसिस वो ले करके जाएंगे साथ में। ठीक है, वैसे वहाँ आप जब लेके जाते हैं तो एक न्यूज़पेपर देते हैं आपको, उसको थीसिस आपकी कवर करा देते हैं ताकि आपका नाम वगैरह वहाँ पे बोर्ड मेंबर्स को ना दिखाई पड़े। ठीक है, लेकिन थीसिस आपके हाथ में होनी चाहिए, दैट विल शो दैट यू हैव कंप्लीटेड योर पीएचडी। नेक्स्ट, पीएचडी कर रखी है तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जो यूजीसी रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपके पास 2 रिसर्च पेपर मिनिमम पब्लिश्ड अवश्य होंगे। दोनों रिसर्च पेपर जो आपके पब्लिश हैं उनको साथ में लेके जाइएगा, जहाँ भी पब्लिश हुए हैं उनको बुकलेट के फॉर्म में साथ जरूर अवश्य रखिएगा। जो मित्र पीएचडी कर रहे हैं उन्होंने भी निश्चित रूप से पेपर्स पब्लिश करवा ही दिए होंगे, या नहीं करवाए हैं तो नो समस्या, कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन हो रखा है, पेपर नहीं पब्लिश है तो समस्या नहीं है। लेकिन अगर पब्लिश है तो साथ अवश्य लेके जाइएगा, क्योंकि वो ऐड करेगा आपकी क्रेडिबिलिटी में। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी गाइड सेमिनार्स अटेंडेड। ठीक है, आपने पीएचडी 4-5 साल पहले कर रखी है तो आपके गाइड कौन थे, किस यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है, उस दौरान आपने कौन कौन सी सेमिनार्स अटेंड की हैं, थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। अब वैसे तो सबको पता है भाई, जिसने पीएचडी की वो 5 साल 4 साल रगड़ा गया है तभी पीएचडी हुआ है, तो ये सब चीज़ें तो ऑटोमेटिक याद रहती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ओवर द ईयर्स, ओवर द पीरियड हम चीज़ें भूलने लगते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो उन मित्रों के लिए जो पीएचडी कर चुके हैं, वो है कि एक बार अपनी थीसिस जो है ना, थीसिस नॉर्मली होता है कि सबमिट होने के बाद कोई पलटता नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जो पलटते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, थीसिस साथ लेके जाइएगा, तो एक बार थीसिस डेफिनेटली पलट लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं नहीं कहता हूँ पूरी थीसिस आप रट के जाइए, संभव नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली अपने थीसिस एक बार देख लीजिएगा कहाँ पे क्या है। क्यों, ये बताता हूँ आपको, आगे देखिए क्वेश्चंस बनेंगे उस पर, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, कॉमन क्वेश्चंस आपके क्या बन सकते हैं इस पीएचडी वाले टॉपिक पे जिन्होंने कर रखी है या कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो बनेगी, आपकी पीएचडी का टाइटल डेफिनेटली पूछा जाएगा कि भाई किस टॉपिक पे कर रहे हैं, टॉपिक या टाइटल। ठीक है, तो टॉपिक आमतौर पे लंबा होता है, याद तो होता ही होता है, फिर भी एक बार एग्जैक्टली आप सही शब्दों में जो आपका टॉपिक है आप बता दीजिए, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, किस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं, आप लिखते हैं ना कि इसके संदर्भ में एक पुनरावलोकन, एक रिव्यू, तो ये सारे शब्द क्यों इस्तेमाल किए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपकी क्या है, शोध परिकल्पना जिसको हिंदी में बोलते हैं, व्हाट इज योर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या हो गया, बेसिकली सभी मित्र जानते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं कि भाई एक टेस्टेबल प्रिडिक्शन होता है, टेस्टेबल जिसको टेस्ट किया जा सके, कि आप अपनी रिसर्च के दौरान क्या ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस आप जानते हैं सभी लोग कि नल हाइपोथेसिस होगी एक, कि भाई दोनों वेरिएबल्स जो हैं आपस में रिलेटेड नहीं है। एक उसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। तो बेसिक चीज़ें एकदम क्लियर रहनी चाहिए, मेथोडोलॉजी की भी, अगर सवाल उठता है तो आपको जवाब देना है। यही वो एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं फंस जाते हैं,
पीएचडी होने के बावजूद फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्लियर ही नहीं होता है कि भाई हाइपोथेसिस क्या है, इसका क्या जवाब देना है। कोई वहाँ पे आपको टेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन अगर सामने से आएगा तो आपको एक सही जवाब और एक इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको देना होगा। ऐसा ना हो कि आप पीएचडी हैं और आप अपनी हाइपोथेसिस बता ही ना पाएँ, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, लिटरेचर रिव्यू। जिन लोगों ने भी कि कर रखा है जानते हैं लिटरेचर रिव्यू क्या है, ठीक है। पुनः साहित्य, पूर्व साहित्य जो पढ़ा होता है हिंदी में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है, जो भी उससे रिलेटेड लिटरेचर रहा है, जिस टॉपिक से रिलेटेड, क्या क्या बड़े बड़े राइटर्स हैं, उनकी क्या किताबें हैं जो आपके टॉपिक से संबंधित हैं और उन्होंने क्या काम किया पता होना चाहिए आपको। सबको होता है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप ब्रश अप कर लीजिए उन्हें। मूविंग फॉरवर्ड, रिसर्च मैथडोलॉजी क्या है। जाहिर सी बात है सवाल भी उठेगा कि आपने अपनी रिसर्च के दौरान कौन सी मैथडोलॉजी इस्तेमाल की। ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो लोग तो एक्सप्लोरेटरी मेथड ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गया या साइंस सब्जेक्ट्स हो गए, आपका क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, डेटाबेस एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल मॉडल इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमारी मैथडोलॉजी जो हमने अपने प्रोजेक्ट रिसर्च में इस्तेमाल की, थीसिस में इस्तेमाल की, वो क्या है। नेक्स्ट इज चैप्टर्स, ठीक है। चैप्टराइजेशन, थीसिस में 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर जो भी हैं आपके, उन चैप्टर्स के नाम आपको रफली याद होना चाहिए, सीक्वेंस याद होना चाहिए, देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि थीसिस एक बार देख जरूर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज सोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खासकर जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं उसमें डेफिनेटली आता है कि आपके सोर्सेस क्या हैं। खासकर प्राइमरी सोर्सेस, प्राथमिक स्रोत, जहाँ से आपने डाटा उठाया है, इन्फॉर्मेशन उठाई है। आर्काइव्स आप गए कि नहीं गए, अगर हिस्ट्री वगैरह की बात करें तो लाइब्रेरीज़ कौन कौन से आपने विजिट की हैं, किन किन जगहों पे आप गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि यहाँ गया, मैं यहाँ गया, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, या देखे जो भी हैं, ठीक है। ओके, तो सोर्सेज हो गए, सोर्सेज पता होने चाहिए, बेसिक सोर्सेज। मैं फिर कह रहा हूँ कि इनमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपने 50 सोर्सेज थीसिस में लिख रखे हैं तो 50 के 50 आप उनको बताएं। लेकिन उन्होंने कहा क्या प्राइमरी सोर्सेज आपने देखे हैं, तो 4 5 6 के नाम आपको फटाफट बताना चाहिए कि सर ये देखे हैं मैंने। नेक्स्ट, फाइंडिंग्स, ठीक है। रिसर्च का आउटकम क्या रहा, जो हाइपोथेसिस आप लेके चले थे वो आपके प्रोजेक्ट में प्रूव हुई या नहीं हुई है। अब जैसे फाइंडिंग्स वाला प्रश्न है, उन मित्रों से नहीं पूछा जाएगा जो रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि क्या मिलने वाला है एंड में, हमारी थीसिस कहाँ खत्म होगी। लेकिन जो कर चुके हैं उनसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि आपकी फाइंडिंग्स क्या रही, आपकी थीसिस में क्या निकाला है आपने, ठीक है, आउटपुट क्या रहा उसका। तो फाइंडिंग्स आपको 1-2 सेंटेंस में एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, आप फटाफट उसका आपके पास जवाब रहना चाहिए। जरा भी कन्फ्यूज़न होता है, लंबी कहानी आपके पास है, कहीं लिख लीजिए उसको शॉर्ट में, ठीक है, एक पैराग्राफ के अंदर, और उसको एक बार 2 बार देख लीजिए ताकि आपसे पूछा जाए तो इमीडिएटली आप बता दें कि नहीं सर मैंने थीसिस इस चीज़ पे शुरू की थी रिसर्च और मेरा आउटकम ये रहा, मैंने ये प्रूव किया। नेक्स्ट, ओके, फ्यूचर स्कोप ऑफ रिसर्च। देखिए, आप अगर मित्रों देख रहे होंगे, जो मित्र हमारे पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप सिनॉप्सिस में जमा करते हैं या जब आप अपना वाइवा देते हैं, फाइनल वाइवा, तो ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो संभव है कि यही प्रश्न आपके वहाँ पूछे जाएंगे, क्योंकि वहाँ बैठेंगे कौन, बोर्ड में कौन लोग होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, जो रिसर्च गाइड होंगे, तो उनको इन चीज़ों का बड़ा अच्छा आइडिया होगा। तो जाहिर सी बात है, आप पीएचडी अगर खुद हैं तो आपसे भी पूछा जाएगा कि भाई ये चीज़ें बताइए, ये चीज़ें बताइए। तो ये वही चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, लेकिन आप जानते भी हैं, कई बार मिसप्लेस हो जाती हैं, है ना, याद नहीं रहती हैं। तो ब्रशअप करके जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे, तो आप प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दे पाएंगे। ओके, फ्यूचर स्कोप ऑफ रिसर्च, जो आपका टॉपिक रहा, जो आपका आउटकम रहा, फाइंडिंग्स रहा, बहुत अच्छा है। आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि ठीक है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी पीएचडी की है, बहुत अच्छी कर रहे हैं, जो टॉपिक आपने ले रखा है इसमें भविष्य में और क्या काम हो सकता है। कल को आप सिलेक्ट हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, तो आपके अंडर में कुछ स्टूडेंट्स रिसर्च करने आएंगे, ठीक है, आप उनके सुपरवाइज़र या गाइड होंगे, तो किस एरिया में काम करवाएंगे, क्या आपकी रिसर्च से कुछ फ़ायदा होगा, आपकी रिसर्च में क्या ऐसे एरियाज़ जो आपको लगा कि मैं ये भी कवर कर सकता था या इस पे अभी और काम होना बाकी है, इसका भी जवाब आपके पास रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। ये वो मेन चीज़ें थी जो आपसे पूछी जाएंगी किस दौरान, इंटरव्यू के दौरान, आपके रिसर्च बैकग्राउंड से रिलेटेड। अगर इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालिए और पूछिए। अच्छा लगा हो तो एक थैंक यू भी डाल सकते हैं, लाइक कर सकते हैं,
सब्सक्राइब आप डेफिनेटली, अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मेरे बहुत सारे मित्रों का बहुत सारा स्नेह मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में मैं आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हु विल हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। अगला वीडियो जो इस सीरीज़ में हम लेके आने वाले हैं वो होगा डेमो क्लास या ब्लैक बोर्ड टीचिंग पे। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि भाई वहाँ बोर्ड मेंबर्स सामने बोलते हैं कि भाई कोई टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो कैसे पढ़ाना है, कैसे उनको एड्रेस करना है, क्या करना है, ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।